हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है शुभम, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, यानी कि एक कॉर्पोरेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं अपने एम्प्लॉय यानी अपनी वर्क फोर्स को लेकर, वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं कॉर्पोरेट सोशल वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में, वो भी आज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज की, कि एम्प्लॉइज यानी कि जो वर्क फोर्स हैं, जो वहां पर काम कर रहे लोग हैं, उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेवारियां हैं एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट की बनती है वहां पर, तो वो सब बात करेंगे। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स एम्प्लॉइज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, उसको रन कौन करता है? उसको रन करते हैं उसके एम्प्लॉइज। ऑपरेशंस कौन करते हैं? एम्प्लॉइज करते हैं। मैनेजर्स का काम क्या होता है? मैनेजर्स का काम तो उनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एक मैनेजमेंट, एक रेगुलेशन का रहता है। वो खुद काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं किसके द्वारा? एम्प्लॉइज के द्वारा, वर्कफोर्स के द्वारा, लेबर्स के द्वारा। वो सब चीजें बताई हैं। Gone are the days when employees were the most neglected resource of the organization। तो पुराने पुराने जमाने में क्या होता था कि जो एम्प्लॉइज थे वो उनको लेबर की तरह या बहुत जो है हार्शली ट्रीट किया जाता था, उनको मिस ट्रीट किया जाता था, उनसे बदतमीजी की जाती थी, उनको जो है गधे की तरह जो है उनसे काम निकलवाया जाता है, बहुत कम उनको पगार दी जाती थी। तो वो सब काम जो होते पुराने टाइम में किए जाते थे। उस वक्त जो है ना एम्प्लॉय कल्चर था भी नहीं, उस वक्त स्लेव कल्चर ज्यादा हुआ करता था। टुडे human resource management is the critical success factor for the success of all industries, be it old economic industry like steel, cement और FMCG, और new economic ones like BPOs and software services। तो ये चीजें बताई हैं कि कुछ ओल्ड इकोनॉमीज थी, जैसे जो ओल्ड इकोनॉमीज किनको बोलते हैं, जो इनिशियली सेटअप की गई इंडस्ट्रीज थी, जैसे जो एक्चुअली चलती आ रही हैं, जिनमें रियल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था, जैसे अपना स्टील हो गया, कोल हो गया, सीमेंट हो गया, फूड हो गया, वो सब चीजें जो है वहां पर। और न्यू इकोनॉमीज में अब क्या आते हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं रीच बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, जैसे बीपीओज हो गए, अपने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह, केपीओज हो गए, अपने नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग टाइप चीजें, वो सब यहाँ पर की जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज लाइक। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपने एम्प्लॉइज को लेकर कुछ जिम्मेवारियां रहती हैं, यहाँ कुछ दी हुई हैं। तो आइए पढ़ते हैं उनको। फेयर ट्रीटमेंट, कि उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो यानी कि उनकी जो है वो मेल है फीमेल है, उसके बेसिस पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन मत करें। कास्ट है उनकी कि भाई वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है, या क्रीड मतलब वो किस जो है इलाके से आ रहे हैं, ट्राइब से आ रहे हैं, वो सारी चीजें जो है उनके बेसिस पर आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। फेयर वेज, यानी कि उनकी जो वेजेस है, उनकी जो तनख्वाह है, वो उनकी एबिलिटीज, उनके एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज के हिसाब से उनको बराबर देनी चाहिए। फिर अप्रेजल सिस्टम, उनका जो परफॉर्मेंस है उनके बेसिस के ऊपर, अच्छी परफॉर्मेंस है तो अच्छा अप्रेजल दो, अगर बुरी परफॉर्मेंस है तो उसको जो है उसका शॉर्ट एनालिसिस करके उसको फिगर आउट करो कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है। जहां पर इंसेंटिव्स देने हैं वहां अच्छे खासे इंसेंटिव्स दो, ताकि जो है एम्प्लॉइज आपका उनमें मोटिवेशन बनी रहे। हेल्थी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। आपके एम्प्लॉइज आपके पास दिन भर रहते हैं, 9 to 5, 9 to 6, कभी कभार जो है 18-18 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती हैं वर्कलोड के टाइम पे। तो अगर आप वहां पर उनको अच्छा पानी पीने का नहीं दे सकते, अच्छा वातावरण नहीं दे सकते, तो फिर वो काम करने का जो उनका एक प्रोडक्टिविटी होती है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, अच्छा खासा बेंच हो, सफाई हुई हो फ्लोर के ऊपर, एयर फिल्टर्स लगा रखे हो, अच्छी खासी वेंटिलेशन हो, पानी हो, कैंटीन हो, ये सारी चीजें जो है एक हेल्थी सेफ एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है। उसके बाद आते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेयर वर्क स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म। जो आपके मैनुअल्स होते हैं, वर्किंग एम्प्लॉय मैनुअल, जब आपका ऑफर लेटर आता है या जब आपका कंफर्मेशन लेटर आता है, तो उसके अंदर अच्छा खासा ये स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स दिए होते हैं, किस तरह आपको ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना है, बात करनी है, अपने सीनियर से किस तरह कम्युनिकेट करना है, जूनियर से किस तरह कम्युनिकेट करना है। वो सब चीजें कहाँ दी हुई होती हैं? आपके स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स में। तो इस तरह के फेयर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत रूड है, हार्श है, आप अपने सीनियर से ऐसे नहीं बात कर सकते, आप अपने जूनियर से ऐसे बात नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नहीं होना चाहिए इस तरह का, एक बहुत फेयर होने चाहिए। जो प्रॉपर हेरारकी है उस हेरारकी को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कम्युनिकेशन कीजिए, वो सब। प्रोविजन ऑफ लेबर लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज, बिल्कुल लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज आपको सेटअप करनी चाहिए, जैसे कि लेबर की रिफ्रेशमेंट्स हो गई, कैंटीन हो गया, उनके वेलफेयर को लेकर कोई चीजें हैं वो सब कर सकते हैं आप। उनका ईसीआई ईएसआई होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो करवा सकते हैं, उनकी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। वो सारी चीजें जो है इसमें की जाती हैं। तो ये सब वही चीजें बता रखी हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम, जो आपके ग्रीवेंस है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय की अपने मैनेजर के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है, जहां पर जो सबूत है, एविडेंस है, वो यही कहते हैं कि भाई मैनेजर जो है वो गलत है, उसने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। तो उस तरह से ऐसे ग्रीवेंस सिस्टम आपको इंस्टॉल करने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो जाकर अपनी कंप्लेंट जो है वहां पर बता सकें, अपना जो है ग्रीवेंस, उनको कोई और प्रॉब्लम है इसके अलावा, उनको पानी पानी पीने का अच्छा नहीं मिल रहा है, या उनको लग रहा है कि जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है, कोई फीड्स देनी है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर की जा सकती है।
एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजरियल डिसीजंस टू द एक्सटेंट डिजायरेबल। जैसे आप एम्प्लॉई हैं तो आप भी ये चाहते हैं कि मेरे भी डिसीजंस की कुछ वैल्यू हो, जो मैं फीड दूं। मैं, मेरे को अगर कोई चीज़ लग रही है, मैं पूरा दिन बैठ के सिर्फ एक्सेल सी ऐप ना करूं, उसके अंदर मुझे अगर कोई कमी लग रही है तो मैं उसको लेकर अपने मैनेजर से बात करूं कि सर मुझे लगता है ये चीज़ को हम यहाँ से अगर ठीक करेंगे तो हमारी कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है। तो इस तरह की फीड जो है वो आपको पार्टिसिपेटरी फील दिलानी चाहिए कि हाँ भाई, मेरी जो चीज़ है, जो मुझे लग रहा है, मेरी सुनी जा रही है, और वो सब की मेरी वैल्यू है यहाँ पर इस फर्म में। वो सारी चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को मेक श्योर करनी चाहिए। तो यही सारी चीजें दी हुई हैं। जेआरडी टाटा हैज आल्सो वन यूनेस्को's वर्ल्ड पॉपुलेशन अवार्ड। जेआरडी इन्वेस्टेड अ लॉट इन मेकिंग हिज एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड अबाउट फैमिली प्लानिंग व्हिच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन हैप्पियर अमंग द एम्प्लॉइज। तो आप इनकम टैक्स अगर आप सब्जेक्ट से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस ओनर के लिए ना सिर्फ एक डिडक्शन का सोर्स है, एक मेजर मेजर डिडक्शन बनती है, 100% अप टू 150% भी थी कुछ टाइम पहले तक। तो वो चीजें जो है, तो सिमिलर जेआरडी टाटा ने जो है लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को एडुकेट करने के अंदर इतना पैसा जो है लगाया था, इन्वेस्ट किया था, कि उनको बताया जा सके कि फैमिली प्लानिंग किस तरह की जानी है, किन परिवारों के लिए 2 बच्चे सही हैं, किन के लिए एक बच्चा सही है। वो सारी चीजें जो है इन्होंने की थी, तो उसके लिए इनको वर्ल्ड यूनेस्को का पॉपुलेशन अवार्ड भी मिला था। तो वही चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर, कि ग्राहक जो है, हमारा जो उपभोक्ता है, जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज ले रहा है, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है। तो प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑफ प्रूवन क्वालिटी, जिस क्वालिटी को उसको प्रॉमिस किया गया है वो क्वालिटी दो उसको। रेगुलर R&D टू ऑगमेंट द प्रोडक्ट एंड टू इनोवेट। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, अगर उसमें कोई कमी है, फॉल्ट है, उसको ठीक करो। To ensure that product reaches the customer and to check any sort of black marketing or profiteering by middlemen and anti-social element। तो इस तरह का आपको चेक रखना है। अभी मैं बता दूं आपको ये चीज, इससे रिलेटेड अभी पिछले कोविड के टाइम से जो मैं आपको एक सेमीकंडक्टर का इशू बता रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे कंप्यूटर पार्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उनके ऊपर कितनी भारी मार पड़ी है इस चीज की वजह से। ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपने कभी कंप्यूटर सब्जेक्ट में एक GPU करके चीज होती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका ग्राफिक कार्ड भी जिसको कहते हैं, वो आपके कंप्यूटर में लगता है, उससे आपके जो ग्राफिक्स हैं, जैसे आपकी वीडियो गेम्स हैं या आपकी जो वीडियो एडिटिंग है, वो काफी बेहतर की जा सकती है उन चीजों से। वो अब अपने प्राइस से 150 200 गुना ज्यादा रेट पर बिक रहे हैं, सिर्फ इस ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। और हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर जो आपकी कंपनी है, जैसे एनवीडिया है या AMD है, वो इसके अंदर कुछ खास करने कोई कदम या जो है इस तरह की कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, जो ये क्रिप्टो माइनर्स होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं, वो जिनको स्कैल्पर्स कहा जाता है, वो लोग जो है इनको हेवी मात्रा में ब्लैक मार्केटिंग या उनके वेयर हाउसेज से उठा लेते हैं। वो सब चीजें जो है बहुत बुरी तरह से यहाँ पर मार पड़ती है। तो एंड कंज्यूमर को या तो वो प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, जिनको उनकी ज्यादा जरूरत है, बल्कि ना सिर्फ वो मिल रहा है, और अगर वो मिल रहा है तो वो अपने रेट से 150 या 200 गुना ज्यादा प्राइस पर ब्लैक मार्केट किया जा रहा है। और आप अगर जाके पूछेंगे कि भाई ये इतना तो नहीं है, इसका MRP, आप MRP से ज्यादा कैसे दे सकते हैं, तो वो बोलते हैं भाई साहब लेना है तो ले लो वरना चले जाओ। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो सब कर्ब करना भी एक जो है कॉर्पोरेशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बट मैं फिर वही कहता हूँ, ये चीजें सिर्फ किताबी बातें हैं, असल में ऐसी चीज कुछ होती है नहीं। टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। रीजनेबल प्राइसेस पे आप गुड्स सप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को अनरीजनेबली हाई प्राइस करें। जैसे आईफोन्स हैं, अनरीजनेबली हाई प्राइस्ड है, मैं मानता हूँ उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अनबीटेबल हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स मतलब यार 1-1.5 लाख का फोन लेना, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द इकोनॉमी ऑफ दैट थिंग। कि भाई आप जस्ट इमेजिन कि आप अपने 20,000 के फोन से अगर वो बचे हुए पैसे इन्वेस्ट कर दे कहीं, तो आप कितनी ग्रोथ जो है वहाँ कर सकते हैं। बट यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑन अ डेप्रिशिएबल एसेट, जो आप एक महीने, एक साल के अंदर अंदर जो है उसकी उतनी वैल्यू तक रिकवर नहीं कर सकते जितनी आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करी है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द इकोनॉमी ऑफ दीज मटेरियल थिंग्स। तो वही सब चीजें हैं यहाँ पर कि गुड्स जो है रीजनेबल प्राइस के ऊपर सप्लाई किए जाने चाहिए। होते हैं कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम इंडेफिनेट प्रोडक्ट्स नहीं भी होते हैं। To provide required after sale services and to ensure that spare parts are available in the market। कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो है, देखिए कंज्यूमर की लॉयल्टी आप कैसे देखते हैं, कंज्यूमर की लॉयल्टी आप इस हिसाब से जो है अपनी तरफ बढ़ा सकते हैं कि आप उनको आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक काफी ठीक ठाक रहा है आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर। मेरे पास पहले मैंने एक Xiaomi के वो खरीदे थे हेडफोन्स, हेडफोन्स नहीं, ईयरफोन्स वगैरह खरीदे थे बहुत टाइम पहले। उनका एक जो है, जो ये एक साइड का ईयरफोन होता है, वो काम करना बंद कर गया था 1-2 महीने बाद। मैं उनके सर्विस सेंटर में गया, मैंने कंप्लेंट लॉन्च करी कि भाई ये चल नहीं रहा है, और देवर सो गुड कि उन्होंने फिर कोई क्वेरी की नहीं, उन्होंने कुछ चेक नहीं करा, इट वॉज इन द वारंटी पीरियड, उन्होंने बस सिंपली उसको जो है चेंज करके मुझे इमीडिएटली दे दिया। सिमिलरली ऐसा ही सैमसंग वालों के साथ किया था, तो सैमसंग वालों ने भी ऐसे ही वापस कर दिया। तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो है, तो मेरे दिमाग में जो है, मेरे परसेप्शन में एक बहुत अच्छी इमेज बन गई थी कि यार ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने ना मेरा टाइम वेस्ट किया, ना खुद
खुद में इसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाए कि सर ये तो ठीक हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, हम इसको रिपेयर कर देंगे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप लिया नया मेरे को ये उसी वक्त इशू करके दे दिया, बात खत्म, मैं आ गया चुपचाप अपने घर पे। अब वो हेडफोन्स जो है बहुत अच्छे चलते हैं। तो इस तरह की आफ्टर सेल सर्विसेज है। किसी मार्केट में आप देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आफ्टर सेल सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे हाई क्वालिटी। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि इससे आप कंज्यूमर की जो है एक लॉयल्टी जो है उसको खरीद पाते हैं, या क्या कहूँ उसको मैं, कि उसकी लॉयल्टी जो है उसके काबिल बन पाते हैं। To fulfill its commitment impartially and courteously in accordance with sound and straightforward business principles, कि जो उसकी कमिटमेंट्स हैं, जो उसने कमिटमेंट की हैं सोसाइटी को लेकर, पब्लिक को लेकर, कस्टमर्स को लेकर, हर किसी को लेकर, जिसके साथ भी की हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज अगर मैं कहूँ, स्टेक होल्डर्स जो कहूँ, तो उनको जो है पूरा करा जाना चाहिए, बहुत इस ढंग से करा जाना चाहिए कि वो एकदम एकदम जो है ऐसे भी ना लगे कि बहुत रूड बिहेव किया जा रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान है इस कंपनी का, तो ये नहीं देखती है कि भाई एक बार प्रोडक्ट बिक गया तो बिक गया, उसके बाद ना आफ्टर सेल सर्विस देनी है, ना कस्टमर्स को पूछना है। तो उस तरह की जो है बुरी हरकतें नहीं होनी चाहिए। टू प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स एडवर्स इफेक्ट रिस्क। अब आप देखेंगे सिगरेट के डब्बे के ऊपर आपको साफ साफ जो है, और वो क्यों दिखी, वो आपने कभी नोटिस किया है कि आप नॉर्मली ये भी तो लिख सकते हैं ना, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ठीक है, या स्मोकिंग किल्स। आप वो इतनी जो है मतलब वाहियात फोटो वहां पर क्यों छाप के रखते हैं? इसीलिए बिकॉज दैट फोटो शोज कि भाई इसका कितना बुरा इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर हो सकता है। तो आप पिए, अपनी रिस्क पर पिए, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि आप जो रिस्क ले रहे हैं वो आपकी जान जोखिम में डाल रही है। तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइड डज नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द कस्टमर्स। तो आपको अगर आपका प्रोडक्ट है जो वो हेल्दी है या कुछ है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी कस्टमर के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब जो है यहाँ पर चीजें दी गई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। अब कम्युनिटी को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एनवायरमेंट पोल्यूशन बचाना है, इकोलॉजिकल इंबैलेंस बचाना है, एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपकी जो ऑपरेशन है उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, कंट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अब जैसे आप बहुत जगह देखेंगे टाटा और रिलायंस वगैरह, ये क्या, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, वो तो रीसेंट एग्जांपल है। तो वो क्या है, वो लोग पता है क्या करते हैं, आप जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत पुअर जो इलाके हैं, वहां पर जहाँ सुविधाएं नहीं है, वो लोग वहां पर मैं बता रहा हूँ आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, ये ऐसे काम होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने साउथ अफ्रीका के बहुत मेजर जो है पोर्शंस वो अडॉप्ट कर रखे हैं। लिटरली अडॉप्शन इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, इस काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो गांव के गांव अडॉप्ट कर लेते हैं वहां पर कि भाई 10-12 गांव है, 20-25 गांव है, इनका सारा खर्चा पानी डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट करेगी एज अ पार्ट ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान। और सिमिलरली ऐसे जैसे आप, ये तो कॉर्पोरेशन की बात हो गई। आप जैसे है कुछ हमारे एक्टर्स भी हैं, जैसे नाना पाटेकर जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी इसी तरह कुछ गांव हैं जो वो अपने अडॉप्ट कर रखे हैं। वो गांव की सारी एजुकेशन, उनको उनकी फंडिंग, उनके अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वाटर सप्लाई, वो सब उसका ख्याल रखते हैं टोटली। तो इस तरह की चीजें भी हैं, की जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। और उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन करना होता है। जैसे एप्पल है, वो अपनी जो स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, आईफोन 6 के साथ उन्होंने किया था, एक सैफायर टेक्नोलॉजी करके वो लाए थे, जिसके अंदर वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो ये नॉर्मल हमारा सैंड ग्लास होता है, वो सैफायर ग्लास को यूज करने लगे थे, बिकॉज सैफायर ग्लास इज बिलीव टू बी स्ट्रॉन्गर देन आर नॉर्मल सैंड ग्लास। तो इसीलिए जो है उन्होंने उसका इस्तेमाल करा। तो और वो ग्लास जो है इस तरह की सैफायर बनाना अपने आप में जो है ना काफी कठिन काम है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, जो सैफायर का काम करती थी या ग्लास मेकिंग थी, तो उसके अंदर फंडिंग करी, उसमें इन्वेस्ट करा, और उनको बोला कि हमको जो है ना इस तरह के ग्लास की जरूरत है, आप बनाओ, पैसे की टेंशन मतलब हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, आप बस हमको जो है प्रोडक्ट सप्लाई कर दो। तो उस तरह की चीजें हैं कि उनको प्रमोट किया गया है, उनकी इनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया गया है, उनमें इनोवेशंस लाई गई, उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करवाई गई। सिमिलरली ऐसा ही कोई और फंक्शन अगर करते हैं तो वो भी कम्युनिटी की तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग स्टेप्स टू कंजर्व स्कार्स रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव वेरेवर। तो इस तरह के आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रीजन इन विच दे आर ऑपरेटिंग, एडल्ट एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्पिंग एनजीओज एंड गवर्नमेंट, इस तरह से पल्स पोलियो मिशन। उसके बाद आते हैं मेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस की। अब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमने अब ये क्या पढ़े हैं, हमने ये एक ओवरव्यू सा ले लिया है कि ये होते हैं। अब हम आते हैं डीप डाइव करने के लिए। Optimum utilization of scarce natural resources. All the corporation must use resources judiciously and not waste, misutilize, damage or muse to deteriorate the resources at its disposal. जो उनको resources दिए गए हैं, मान लीजिए एक कंपनी है जिसको सेटअप करने के लिए मान लीजिए परमिट मिल गई है, वो सेटअप कर रही है, उसको बोला गया कि आप इस एरिया में अपना सेटअप कीजिए, आपको सारे रिसोर्सेज जो है अच्छे खासे प्रोवाइड की जाएंगे। जैसे अपनी SEZ होती हैं, जिसको सोशल इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का नाम दिया जाता है,
वो क्या होती हैं, वो इसलिए होती हैं, कंपनीज आपको बोलती हैं कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडस्ट्री लगानी है तो आप वहां जाके लगाइए एसईजेड्स में। हम आपको ना सिर्फ टैक्स हॉलीडेज का बेनिफिट देंगे, बल्कि हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर आपको अवेल करा जाएगा। आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो वाटर बॉडी है, चाहे वो कोई और है, आपने वेस्ट डिस्पोजल के लिए कुछ भी है, वो आपको मुहैया करवाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो करनी चाहिए, बट आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जो रिसोर्सेज मिल रही हैं आप उसका गलत इस्तेमाल मत करें। आपको अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड कर रही है तो आप उसका गलत इस्तेमाल मत करें। अगर आपको बिजली फ्री प्रोवाइड की जा रही है, कुछ कम रेट पे प्रोवाइड की जा रही है, तो आप बिजली चोरी मत करें। या आपको कोई मशीनरी प्रोवाइड की गई है या इस तरह का कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है तो उसको जो है खराब मत करें, डिटीरियोरेट मत करें, मुफ्त का समझ के ऑपरेट ना करें। तो ये सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ITC uses wind power for some of its project, while Mahindra and Mahindra spends on research on alternative फ्यूल्स। तो ये कहने का मतलब है आईटीसी जो है, हमारी आईटीसी है ना, जो ये आप देखते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने शैम्पूज बनाती है, खाने के भी है, लक्स वक्स ये सब चीजें जो है, साबुन वगैरह, ये आईटीसी बनाती है, एफएमसीजी कंपनी है हमारी। तो उस तरह से जो है वो विंड पावर भी जनरेट करती है। विंड पावर क्या होता है, वो विंड टर्बाइन से लगे होते हैं लंबे लंबे, जिसके ऊपर तीन ऐसे पंखे होते हैं, तीन रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और वो बहुत स्लो स्लो स्पीड में घूमते रहते हैं। तो वो उसको क्या बोलते हैं, विंड फार्म बोलते हैं उसको। तो वो विंड पावर जनरेट करती है। ऐसे ही टाटा महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वो इस तरह से सोलर एनर्जी और अल्टरनेट फ्यूल्स में इन्वेस्ट करती हैं। अभी जो हमारा डेजर्ट है राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर भी टाटा और रिलायंस ने मिलकर अपना कुछ टाई अप करा था कि उसके अंदर ना सोलर पैनल जो है बिछाए जाएंगे बहुत बड़े मात्रा में, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी सोलर एनर्जी है। हमारा जो इंडिया की सीजनल वेरिएशन है वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी अच्छी है कि हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है धूप आती ही आती है। 12 महीने में से एटलीस्ट जो है हमको ऑलमोस्ट 12 ही महीने धूप देखने को मिलती है। कभी कुछ बारिश का मौसम है, जैसे अभी थोड़ी सर्दियां ज्यादा हो गई हैं तो अब थोड़ी कम धूप देखने को मिलती है, बट राजस्थान के उस एरिया में जहाँ डेजर्ट वगैरह है वहां पर ये चीजें अबेंडेंस में मिल जाती हैं, तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा इसके द्वारा। वो सब चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू मेक लॉसेस। अब देखो ना, आप एक शेयर होल्डर का पैसा लेते हैं, तो आप शेयर होल्डर को पैसा लेने के लिए क्या प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं तेरे को रिटर्न्स दूंगा, है ना, तभी तो वो पैसा देगा आपको। आपकी कंपनी में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? आपके आइडियाज अच्छे हैं। दूसरी चीज, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको, या जो आपका आइडिया है वो एक प्रॉमिस दे रहा है कि हाँ भाई ये आइडिया अच्छा चल जाएगा, ये आइडिया जो है प्रॉफिटेबल बनेगा, ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। तो एक प्रॉमिस किया जाता है प्रॉफिट का एक इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू मेक लॉसेस, कि आपके पास अगर एक इस तरह कोई बंदा है जो आपके इस प्रॉमिस को देखकर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इजंट इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको रिटर्न जो है पॉजिटिव दें या एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा दें। वही चीज यहाँ पर बोली गई है। उसके बाद आते हैं इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। अब जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, कोई भी फील्ड में होती है, कोई कंपनी करती है, अब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस कंपनी के काम थोड़ी आती है। उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी कमोडिटीज बनाई जाती हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज करता है। तो कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बढ़ता है। तो वो चीज यहाँ पर बताई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, एवरी बिजनेस शुड मेक प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। ये सब चीजें जो है आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आ गई, फिर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ गई, अवॉइडेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। अब कार्टेल्स क्या होते हैं, आपने कभी सुना है ड्रग कार्टेल्स के बारे में, या इस तरह के कार्टेल, आर्म्स कार्टेल होते हैं। ये कार्टेल क्या होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इलीगल फॉर्मेशन कर लेती हैं अपना, या एक एसोसिएशन बना लेती हैं इलीगल, और वो फिर एक सिंगुलर, मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट सप्लाई करती है दो तीन। अब मार्केट में उन्होंने क्या किया, मार्केट में तीन चार लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि भाई कपड़ों की दुकान थी, उन्होंने तीन चार उन्हें अपनी एक कार्टेल बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया, आपस में हाथ मिला लिए कि भाई हम चारों के अलावा अब इस मार्केट के अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं घुस जाएगा कपड़े बेचने के लिए। वो चीज नहीं करनी चाहिए आपको। तो ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं और इस तरह के जो है इलीगल काम परफॉर्म करते हैं। नो क्रिएशन ऑफ शॉर्टेजेस फॉर द पर्पस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, तो इस तरह की शॉर्टेज क्रिएट नहीं करनी जिससे ब्लैक मार्केटिंग प्रमोट हो सके। नो, नॉट एग्जैजरेटिंग एंड मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लेम्स, जो आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप इससे फोटो खींच लीजिए, सेल्फी ले लीजिए, आप तो एकदम आलिया भट्ट हो जाएंगे, ये काम मत कीजिए। जो रियलिस्टिक पिक्चर है वो दिखाइए। उसके बाद आते हैं नॉट बाइंग पॉलिटिकल फेवर्स टू स्वे डिसीजन इन इट्स फेवर। तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, वही बता रखी है। नॉट ब्राइबिंग पब्लिक सर्वेंट, पेइंग टैक्सेस ड्यूटी ऑन रेगुलर टाइम, प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, डेलिबरेटली मेकिंग सिक, मतलब कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जानबूझकर सिक मत दिखाइए, अपनी बुक्स जो है फेयर तरह मेंटेन करें, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही दिखाइए, चीटिंग करने की कोशिश मत कीजिए। सब वो चीजें यहाँ पर बता रखी है। इनसाइडर ट्रेडिंग मत कीजिए। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, आपके शेयर मार्केट के अंदर आपको कोई इनसाइडर इन्फो मिल जाती है कंपनी के अंदर, या कंपनी का जो मैनेजरियल लेवल है, जिनको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं, तो वो पहले से ही अपने ब्रोकर्स का
ब्रोकर को बता देती हैं कि भाई एक काम कर, हम तो ना ये हमारी कंपनी का अब ये आईपीओ आने वाला है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो किसी दूसरी कंपनी को गिरा दे या आपकी कंपनी को बहुत इन्फ्लेट कर दे। तो इस तरह की हरकतें मत करें। तो ये इलीगल है इनसाइडर ट्रेडिंग करना इंडिया के अंदर। इनफैक्ट शायद बाहर भी इलीगल ही होगा, क्योंकि ये काम अच्छा है भी नहीं। ये बहुत मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस है, ये अब नहीं होती है, पहले होती थी, अब नहीं होती है। उसके बाद लोकल डेवलपमेंट करनी है कि अपने आसपास जो है एवरी बिजनेस हाउस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सम विलेज देखा मैंने आपको बताया ना, सम विलेजेस मिरेकल्स कैन हैपन इन इंडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी यहाँ पर, अब आपको मालूम हो बिल गेट्स जो है तमिलनाडु में या केरल में समवेयर कहीं आता है वो, कुछ कुछ वहां पर वो किसी गुरु जो है उनको मानता है। तो वो गुरु जो है वो क्या करते हैं, गुरु है या पता नहीं क्या है, वो एक मेंटोर है, यस, स्पिरिचुअल मेंटर है शायद वो। तो वो क्या करते हैं, वो उनकी बड़ी जो है एक धर्मशाला टाइप है कुछ है, जो वो केरल में है शायद कहीं पे। वो विलेजेस जो है आसपास उनकी डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। अब बिल गेट्स जब वहां आता है तो वो अच्छी खासी डोनेशन वहां पर दे के जाता है, टू मेक श्योर कि जो है गांव है वगैरह है वो अच्छे खासे चलते रहे, उन पे डेवलपमेंट होती रहे, वो सब वहां पर इंश्योर किया जाता है। तो वही चीजें यहाँ पर है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कुछ लोग हैं जो भड़के हुए हैं कि भाई ये तो आर्ग्यू मतलब, और वो लोग कौन है, वो कंपनीज खुद ही हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये कंपनियों के ऊपर एक अच्छा खासा बोझ है, एक प्रेशर है सोसाइटी का कि भाई तुम सोसाइटी के लिए कुछ करो। और भड़केंगे क्यों कि भाई हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आए थे या तुम्हारे नखरे झेलने आए थे। तो वो लोग हैं ये जो आर्ग्यूमेंट करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैंने बोला ना, हम तो यहाँ प्रॉफिट बनाने आए हैं, तुम हमसे यार ये समाज सेवा करवा रहे हो। हम समाज सेवा करने आते हैं, एनजीओ खोल लेते हैं, कंपनी क्यों बनानी थी हमने। उस तरह के आइडियाज जो हैं, बैड आइडियाज जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। कॉस्ट है, सोशल ऑब्लिगेशन कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही बात है। अब ये कोई आसान काम है, आप अपना खर्चा नहीं निकाल सकते, लेकिन अभी अपनी कंपनी की वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी मुश्किल हो रही है। लेकिन सीएसआर अगर आप एक ऐसी मैंडेट है कि आपको जो है, मान लीजिए आपको बोलते हैं कि भाई ये गांव संभालो, अरे यार अभी खुद तो आप ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीजें जो है इस तरह की करनी पड़ेंगी। लैक ऑफ स्किल, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन डू नॉट हैव रिक्विजिट स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू वर्क इफेक्टिवली। और ये लैक ऑफ स्किल भी अपने आप में कॉस्ट इनकर करवाता है। आपको शायद पता ना हो, बट सीएसआर के लिए अलग से एक मैनेजमेंट कमेटी बिठाई जाती है, सीएसआर के लिए अलग से बीपीओज बनाए गए हैं कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ हमको फीस दो, हम आपकी सीएसआर एक्टिविटीज करके देंगे, वी विल मैनेज। ये कुछ एमबीएज हैं, एचआर वाले जो ऐसा खोल के बैठे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई बैड माउंटिंग नहीं है, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी देखो उसको लो, वो करो, अपना मटेरियलाइज करो। वो उन्होंने करा, बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि अब वही बात है ना, मैनेजर वहां किस लिए बैठा है, मैनेजर बैठा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। उसको सोसाइटी की डिमांड ये सब क्या जरूरत है करने की, उसको क्या पता कितने स्कूल है नहीं है। तो वो क्या करता है, एक अलग से सीएसआर कमेटी अपनी या तो ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही बना लेता है, चार पांच लोग बिठाए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सब्जेक्ट अच्छे से समझ के बैठे हैं, उनको अपना जो है वही डिसीजंस लेते हैं। या फिर वो ये चीज आउटसोर्स कर देता है किसी और कंपनी को जो ये काम करती है, बीपीओ वगैरह। तो वही चीजें यहाँ पर होती हैं। अब फ्री में तो कोई काम नहीं करता, फीस उनको देनी पड़ेगी। डिल्यूशन डाइल्यूशन ऑफ पर्पस, जो पर्पस था प्रॉफिट मेकिंग का, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का, वो खो जाता है यहाँ पर सोशल एक्टिविटी। टू मच पावर, बिजनेस कैन बी सेट टू ऑलरेडी पोजेस मच पावर विदाउट एनकरेजिंग इट टू इंक्रीज इट्स सोशल इन्फ्लुएंस। अब देखो, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, चलो वो तो एक अच्छी कंपनी है, उसमें तो अभी तक कोई फॉल्ट मिला नहीं है, वो विलेजेस संभाल रही है। आप जो विलेजेस वो संभाल रही हो, मान लो देखो आप एक आदमी है, आप अपने घर में अगर तीन लोगों को, अपने घर वालों को कन्विंस कर दे, वही बहुत बड़ी अपने आप में महारत समझी जाती है। यहाँ पर आप गांव के गांव, पूरे शहर जो ऑलमोस्ट, देखिए कुछ गांव इतने बड़े होते हैं कि आपका शहर छोटा लगता है उनके आगे। तो ये मत समझिए कि गांव शब्द क्यों यूज किया जा रहा है, इट्स जस्ट अ टर्म की है, समझ रहे हैं ना बात को। तो विलेजेस हैं वो संभाल रखे हैं, और वहां पर लोग उनको जो है एकदम भगवान की तरह पूजते हैं कि भाई क्यों यार, डेवलपमेंट कौन कर रहा है वहां पर, जिम्मेवारी कौन ले रहा है वहां की लोगों की एजुकेशन की, वहां पर फंडिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करवा रहा है, सब माइक्रोसॉफ्ट करवा रही है। तो वही चीजें यहाँ पर है कि ऑलरेडी माइक्रो एज अ चेयरमैन, एज अ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स के पास बहुत पावर है, लेकिन यहाँ पर अब वो लोगों को डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इस तरह से। लैक ऑफ ब्रॉड सपोर्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। अब आते हैं कुछ फेवर में आर्ग्यूमेंट्स कि ये डिसएडवांटेज थी, एडवांटेज है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब देखो पब्लिक के प्रति अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो सोशल कॉस्ट जिसको कहते हैं, तो सोशल कॉस्ट करते हैं तो पब्लिक के जो इमेज है पब्लिक की आंखों में वो आपकी अच्छी बन जाती है, गुडविल बढ़ जाती है। तो वो चीज लॉन्ग रन वायबिलिटी, इफ अ बिजनेस फेल्स टू मीट दिस नीड, अदर ग्रुप विल अज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी एंड द पावर दैट गोज विद इट। कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर मौका मिला है सोसाइटी के लिए कुछ करने का, तो वो अगर वो उसको मौका चुका देती है, यानी मतलब उसको मिस कर देती है अपॉर्चुनिटी को, तो वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले लेगा, कोई और लोगों के नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करेगा। तो वही चीज पब्लिक इमेज, फिर वो बता दिया। बेटर एनवायरनमेंट मिल जाता है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो गवर्नमेंट की ये तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन ही है, इसको फॉलो कर लोगे तो आपको बाकी कंप्लाइंस बच जाएंगे, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, और आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, आपको
माफीनामा देना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हैं, उनसे बचा जा सकता है, चुपचाप अपना ही काम कर दो। बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, लेट बिजनेस ट्राई, सिंस अदर सोशल इंस्टीट्यूशन हैव फेल्ड टू रिजॉल्व मेनी सोशल प्रॉब्लम, इट्स टाइम टू गिव बिजनेस अ ट्राई। तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो, जैसे अब बोला ना मैंने कि एजुकेशन है, चाहे वो अडल्ट एजुकेशन है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन है, मोर्टेलिटी रेट है, सेफ वो क्या नाम है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, उस तरह की सारी हरकतें अगर एक बिजनेस करता है, करने को उसको मौका दिया जाता है, तो हो सकता है वो बेटर कर सकता है, क्योंकि ये काम पहले सरकारी एजेंसीज को दिए गए थे। सरकारी एजेंसी कोई काम करती ही नहीं है, ये बात मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सरकारी एजेंसीज कोई काम करके राजी होती ही नहीं है। उनको बस फंडिंग दे दो, पैसा दे दो, तनख्वाह दे दो, मुफ्त की बैठ के वो ले लेंगे चुपचाप। वो चीजें यहाँ पर, अब बिजनेस क्या है, बिजनेस तो एक प्राइवेट रन बॉडी है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी फोकस किया जाता है। तो बिजनेस को तो एक मैंडेट दे दी ना कि भाई तुम्हें सीएसआर करना ही है। बट ठीक है, वो अगर एजुकेशन में कर रहा है या वो किसी और चीज में कर रहा है, वो कर रहा है तो वो अच्छा खासा ही करेगा, बिकॉज यार वहां पर जो है ना, एक बिजनेस के लिए पैसा बहुत जरूरी चीज होती है। और वो अगर एक एक रुपया भी कहीं खर्च कर रहा है तो बहुत बड़ा सोच समझ के करेगा। तो सिमिलरली अगर उनको मौका दिया जाए तो हो सकता है चीजें जो है एक्चुअली में सुधर जाए। बिजनेस के पास रिसोर्सेज होते हैं, प्रॉब्लम कैन बिकम प्रॉफिट, तो ये सारी चीजें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो अप्रोचेस क्या क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है। द फर्स्ट अप्रोच ओरिजिनेट्स इन क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी एज एक्सप्रेस्ड इन द हाइपोथेसिस दैट द फर्म हैज ओनली वन एंड ओनली वन ऑब्जेक्टिव विच इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या कहती थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सोल पर्पस है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और वही वो करेगी। This classical interpretation of the concept of social responsibility has been advocated as there is one and only one social responsibility to use its resources and engage in activities designed to increase its profit as long as it stays within the rule of the game। यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी जो थी, यानी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच थी, वो क्या कहती थी कि कंपनी अगर एक सेटअप की गई है तो उसका जो सोल पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए, जो रिसोर्सेज उसको मिले हैं उसको इस तरह यूटिलाइज करे, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। वो चीज है, लेकिन अब ये चीज जो है थोड़ी बदल गई है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जैसे अप्रोचेस आ चुके हैं, सोशल अप्रोच आ गया है 1970 में, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि देखो, मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्या कहती थी, आप बस अपनी जो प्रॉफिट पे है उस पे ध्यान दो, ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके लोगों के एक्चुअल डिमांड क्या है, आप बस उनके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स थोपो, सेल मचाओ खूब जितनी हो सकती है, प्रॉफिट लेके आओ, सिर्फ शेयर होल्डर्स रिटर्न देखो। अब बात कहाँ आती है, अब आती है स्टेक होल्डर यानी इंटरेस्ट होल्डर्स के ऊपर। अब ना सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपके शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाएगा कि आपके एम्प्लॉइज भी हैं, उनको भी फेयर वेज मिले, आपके जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड है भी या नहीं आपके प्रोडक्ट से, कहीं आप उनको ऐसे चिपकाए जा रहे हो अपनी चीजें फॉल्स क्लेम करके, वो सब चीजें जो है फैक्टर इन करी गई, तो ये क्या बनेगा, सोशल ऑब्जेक्टिव बन गया। बैलेंसिंग अप्रोच की प्रॉफिट और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों के बीच का बैलेंस, इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोल देते हैं। ये सब चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि देखो कंज्यूमर्स आपके एक बार प्रोडक्ट से खुश होंगे तो वो बार बार आपका प्रोडक्ट लेगा। सिमिलरली एम्प्लॉइज, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट सब कुछ खुश हैं, फेयर वेजेस मिल रही हैं उनको, तो वो वहां पे ही काम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बात क्या है यहाँ पर, और वो अपनी कंपनी को प्रमोट भी करेगा लोगों में जाके, वो सोसाइटी में बताएगा कि भाई मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, लोग ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वही चीजें आती हैं कि यहाँ पर आप बात सिर्फ प्रॉफिट को मत देखो, आप यहां पर अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। और वेल्थ जो है वो सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं होती है, वेल्थ होती है हर चीज के टर्म में, कि ह्यूमन वेल्थ, गुडविल, आपकी रिसोर्स कितनी खुश है, हैप्पीनेस कैसी है लोगों के बीच में, कंज्यूमर्स कितने सेटिस्फाइड है, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी चल रही है, वो सब इनकलकेट करती है किसमें, वेल्थ में। तो ये चीज जो आपकी यहाँ पर गिवन है। तो इमरजेंस ऑफ प्लानिंग यानी कि ये वाला जो टॉपिक है ये हम अपने अगले वाले लेक्चर्स में करेंगे। इसके अंदर हम इकोनॉमिक प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, वो सब डिस्कस करेंगे। वही कि भारतीय जो गवर्नमेंट है उसने किस किस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस या उससे पहले किस तरह के डेवलपमेंट प्लान्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स लिए थे, और अब क्या चीजें चल रही हैं वो सब पढ़ेंगे। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा पूरा होता है आपके अंदर ही। आपके अभी मुझे यहाँ पर तो कोई दिखाई दिया नहीं, मैं आपको सीएसआर से रिलेटेड जो वो चीजें थी, नेटवर्थ, आपका टर्नओवर वो कितना होना चाहिए और आपका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वो बता दूंगा। वो शायद मैं आपको भी बता ही देता हूँ, नेटवर्थ आपका जो है वो 500 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 1000 करोड़ होना चाहिए, और जो आपका प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका ये तीन चीजें फुलफिल होती हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको मिनिमम 2% जो है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अलोकेट करना पड़ेगा। ये चीजें जो है आपको बता दी हैं। तो आपका सीएसआर वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता, पढ़ाने के तरीके पसंद आते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि उनकी भी किसी ना किसी तरह से जो है हेल्प हो सके।
हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए पीवाईक्यूज जो हैं इन दो जो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है और बिजनेस एनवायरनमेंट है, वंस दी सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड एज सून एज मैं उनके पीवाईक्यूज की सीरीज भी करा दूंगा। उस मीनवाइल अगर आपको कुछ और पढ़ना है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और करा दूं, कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो रह गए हैं या आपको लगता है वो कवर करवाने पड़ेंगे, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वो कवर करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ये मेरे साथ साथ पढ़िएगा, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।